ओके, हाँ, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 सर्कल एंड टेंजेंट। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए या उसके बाद के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन समझिए ताकि आपको थ्योरम समझ में आए और उसमें प्रॉब्लम कैसे बनाने हैं वो आपको समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है। सर्कल आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं और टेंजेंट भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आगे की स्टोरी समझने में आसानी लगे। ठीक है। सर्कल किसको बोलते हैं, देखिए सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मेंटेन रहता है ना। बड़े अजीब अजीब मैंने शब्द यूज़ कर लिए, है ना। देखिए ये है एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे ज़मीन में हमने एक नेल गाड़ दी, नेल समझ रहे हो ना, एक खीला हमने ज़मीन में गाड़ दिया। ओके, अब यहाँ से हमने एक फिक्स डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये छोटा बड़ा नहीं होगा। और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ से हम ऐसे घूमना शुरू करते हैं, ऐसे ये इस तरह से। ठीक है। तो देखिए एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, इतना ही फिक्स। फिर हम यहाँ पहुँचे, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, इतना ही है। यहाँ पहुँचे, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है। यहाँ पहुँचे, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। समझ आया। तो इस रास्ते के जितने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इसमें तो होंगे। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट, लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे इस रास्ते में। समझ में आता है। इन सारे पॉइंट्स के पास एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, फिक्स डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कैसा है, ये वाला फिक्स्ड, और ये पॉइंट भी कैसा है, फिक्स्ड। और ये जितने पॉइंट हैं इनके पास प्रॉपर्टी क्या है कि ये इस फिक्स्ड पॉइंट से कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पर। किसी भी पॉइंट को देखो, हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कैसा होगा, सेम। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट का लोकस बोलते हैं रास्ते को। दिख रहा है, ये बहुत सारे पॉइंट है, आप ऐसे बगल बगल में पॉइंट बनाते जाइए, पॉइंट जब इकट्ठे जमा हो जाएंगे तो लाइन की तरह दिखने लगेगा वो। तो ऐसे पॉइंट का रास्ता जिसके सारे पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से कैसे हो, फिक्स डिस्टेंस पर हो, तो ये रास्ता क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। क्या कहलाएगा, सर्कल। अब सर्कल में कुछ कुछ फीचर्स देखिए। हाँ, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये इस फिक्स पॉइंट का हमने नाम रखा है सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस। फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, जोर से बोलिए, सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये वाला जो रास्ता होता है, ये पाथ, दिस पाथ इज नोन एज सरकमफ्रेंस। इसकी लेंथ ना, पाथ की लेंथ, बीच के एरिया से मतलब नहीं है, सिर्फ इसकी लंबाई, लेंथ, दिस इज नोन एज सरकमफ्रेंस। हो गया। इसके अंदर ये जो जगह कैप्चर कर रहे हैं हम, कलर कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, सर्कुलर ग्राउंड के अंदर ये जो ज़मीन है, ये हमने यहाँ जो घास लगाई है, ये जितने एरिया को आपको दिखा रहा है, दिस एरिया वी विल कॉल इट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। और ये एरिया आप सबको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। आ रहा है समझ में। पाई इज ए नंबर 22/7 एंड 3.14 समथिंग, इट इज ए नंबर, इट इज ए कांस्टेंट। सो हियर इट इज ओनली रेडियस। तो सर्कल के मेजरमेंट के लिए सिर्फ हमको क्या चाहिए, रेडियस। हो गया। सर्कमफ्रेंस के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है 2πr। ये भी आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, नंबर है, r इज द रेडियस। ठीक बात। इसी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, रेडियस। ठीक है। इस रेडियस को मैं डबल कर देता हूँ, यानी ये जो लेंथ है इधर भी उतनी ही लेंथ कर दिए। ये पास कहाँ से होगा, सेंटर से। दिस इज रेडियस, रेडियस डबल कर दिए।
तो एक बार ये रेडियस सरकमफ्रेंस को यहाँ छुएगा, एक बार सरकमफ्रेंस को यहाँ छुएगा, तो इस रेडियस का हमने नाम रखा डबल रेडियस का डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? डबल रेडियस इज डायमीटर। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, डायमीटर अपने रेडियस से कैसा होता है? डबल। डायमीटर इज जस्ट डबल या ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। और रेडियस और डायमीटर का क्या कनेक्शन हो गया? अगर एक सर्कल में ये चीज डायमीटर है, ये पूरी लेंथ डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? इसका आधा। तो रेडियस का कनेक्शन क्या हो गया? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर को हाफ कर दीजिए, तो ये रेडियस का रिलेशन हो गया। तो रेडियस के लिए क्या बोलेंगे? रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। क्या पढ़ेंगे? रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। समझ में आता है ये? और डायमीटर के लिए क्या बोलेंगे? डायमीटर इज डबल या ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक में, ऑब्जेक्टिव में, डबल, हाफ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायमीटर डबल होता है अपने रेडियस का और रेडियस हाफ होता है अपने डायमीटर का। ठीक बात हो गया यहाँ तक? अगली चीज समझिए ना, सरकमफ्रेंस और एरिया समझ आया आपको? रेडियस और डायमीटर समझ में आया? ये सर्कल के बारे में हो गया। ठीक है, अब सर्कल से एक और चीज जुड़ी है, इसको पहचानिए। देखिए, रेडियस में खासियत ये होता है कि रेडियस सेंटर को और सरकमफ्रेंस में किसी एक जगह सर्कल को छूता है, एक जगह, एक पॉइंट पर। समझ आया? अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाऊं और इसमें एक लाइन पास करूं, क्या करूं? एक लाइन मैं इसमें पास करता हूं ऐसे, ये। अब इस लाइन को देखिए, क्या ये सेंटर से जा रही है? सेंटर तो यहाँ पे होता है, यहाँ पर, दिस इज सेंटर। लेकिन ये लाइन सेंटर से नहीं गई। और इस लाइन की खासियत ये है कि ये सर्कल को दो जगह छूती है सरकमफ्रेंस पर। एक जगह यहाँ छू दी, एक जगह यहाँ छू दी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस लेंथ का नाम हमने क्या रख दिया? इसको बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। ए स्ट्रेट लाइन which touches circle at 2 points। कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर, जोर से बोलिए, छूती है। तो अगर सरकमफ्रेंस पर एक लाइन ने दो जगह टच किया हुआ है तो उस लाइन का नाम क्या होगा? कॉर्ड। याद रहेगा? अब एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? देखिए, ये भी एक कॉर्ड होगा, होगा, ठीक है कि नहीं? ये भी एक कॉर्ड होगा, 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 ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। दिखा? बस। क्या मैं इससे ज्यादा कॉर्ड नहीं बना सकता? बना सकता हूं। कैसे? हाँ, एक सर्कल में पॉइंट्स कितने होते हैं? लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और कोई भी दो पॉइंट जोड़िए, वो कॉर्ड है। कोई भी सर्कल के दो पॉइंट आपस में जुड़ गए एक लाइन से, वो कॉर्ड है। और इसमें पॉइंट कितने होते हैं? बहुत सारे। इसलिए कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इनफिनिट। तो नंबर ऑफ कॉर्ड इन ए सर्कल कितना होता है? इनफिनिट, नॉट डिफाइन। वो डिफाइन नहीं होता, इनफिनिट होता है। याद रहेगा? क्यों? मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना जी, ये दिख रहा है। और अब आप समझ गए, अगर ऐसे बना सकते हैं फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है? और आप समझ रहे हैं कितने सारे बना सकते हैं? बहुत सारे, इनफिनिट। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। ये देखिए, क्योंकि मैं यहाँ कॉर्ड बनाऊंगा, छोटा है, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये सबसे बड़ा कॉर्ड। इसके बाद जो कॉर्ड बनेगा वो कैसा हो जाएगा? छोटा, छोटा और छोटा और छोटा हुआ और छोटा हो गया। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर। और एक सर्कल में कितने डायमीटर बनाए जा सकते हैं? डायमीटर कौन है? कॉर्ड है।
क्योंकि भैया डायमीटर भी तो दो जगह छूता है, यहाँ छू दिया, यहाँ छू दिया। कोई भी लाइन जो सर्कल को दो जगह छुए कौन है? कॉर्ड है। और अभी अभी आप बता रहे थे कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिट। तो कितने डायमीटर बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिट। समझ आया? सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है एक सर्कल में वो क्या होती है? डायमीटर होती है। याद रहेगा? अच्छा, कॉर्ड के साथ एक चीज और समझिए। देखिए, इफ दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज सेंटर, ये है ना, दिखा? अगर मैं एक लाइन यहां से भेजूं तब तो ये यहां भी छू देता है, यहां भी छू देता है, दो पॉइंट पर छुआ, तो ये कौन है? कॉर्ड है। कौन है? कॉर्ड। अब मैं इस कॉर्ड को, इस डंडे को ऐसे ऊपर ले जाता हूं। जब ये डंडा यहां पर आएगा, कितनी जगह छू रहा है? दो जगह। अभी भी ये कॉर्ड है। अब इस डंडे को थोड़ा और ऊपर करते हैं और ये डंडा यहां ऐसे छू के चला जाता है, ये एक जगह। नहीं समझ आया? जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को जरा देखो, इधर ध्यान दो जी, इधर ध्यान दीजिए। इस लकीर को, इस डंडे को मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं। आप इन दोनों पॉइंट्स को देखो, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? ऐसे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं और चिपक जाएंगे। जैसे जैसे इसको मैं ऊपर करूंगा, जैसे इसको मैंने यहाँ किया तो देखिए ये वाला पॉइंट अभी इतने डिस्टेंस पर था, अब इतने डिस्टेंस पर आ गया। लकीर को और ऊपर किया तो ये इनके बीच का डिस्टेंस देखो, ए और बी का। लकीर को और ऊपर किया, ये अब ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। जरा ए और बी के बीच के डिस्टेंस को देखिए, सर्कल में ना, ऐसे नहीं तलाशना है, सर्कल में देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये, उसके बाद डिस्टेंस क्या हो गया? कम, उसके बाद डिस्टेंस और कम, उसके बाद डिस्टेंस और कम, और अगर डंडा ऊपर कर दिया तो ये ऐसे नज़दीक आते 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 एक दूसरे में मिल जाएंगे दोनों पॉइंट, ए और बी। इमेजिन हुआ? इधर ए है, इधर बी है और ये डंडा है, कॉर्ड। जैसे मैं इस डंडे को ऐसे ऊपर करता हूँ, ये ए और बी कैसे चलते हैं? ऐसे 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 ऐसे, और ये मर्ज होके एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो जब ये दो पॉइंट आपस में इंटरेक्ट होकर के नज़दीक आकर के कोलैप्स हो जाते हैं, एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाते हैं, एक पॉइंट बन जाते हैं, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। अब ये ऐसी लाइन हो गई जो सर्कल को एक जगह पर छू रही है कि दो जगह पर छू रही है? एक जगह पर, तो हमने इसका नाम रख दिया टेंजेंट। क्या नाम रख दिया? टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। सो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, और जो दो पॉइंट पे छू दे वो क्या बन जाएगी? कॉर्ड। सो कॉर्ड ही तो टेंजेंट बनती है, या टेंजेंट ही तो कॉर्ड बनता है। बोथ आर द सेम थिंग्स। नहीं समझे? इसी लकीर को अंदर डाल दीजिए, तब ये कितनी जगह छुएगा? दो जगह। तो उसी का नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉर्ड। उसी लकीर को ऊपर खींच दीजिए, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसी कॉर्ड का नाम क्या हो जाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट का ही दूसरा नाम हम यूज करेंगे सीकेंट। ये क्या बोलेंगे इसी को? सीकेंट। याद रहेगा? सो टेंजेंट किसको बोलते हैं? बोलिए, टेंजेंट किसको बोलेंगे? एक सर्कल को एक पॉइंट पे छूने वाला, वो कहीं से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये एक सर्कल है, एक सर्कल, एक सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? तो बहुत सारे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बनाए जा सकते हैं। बनाते हैं हम लोग। एक सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने, ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इधर ध्यान दीजिए। हमने ये एक सर्कल दिया और एक पॉइंट आपको यहाँ दे दिया, दिस पॉइंट इज P। इस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाने हैं। कितने टेंजेंट बनेंगे? फिर से एक सर्कल हमने आपको यहाँ पे दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक सर्कल हमने आपको दिया और इसमें हमने पॉइंट दे दिया बाहर। ये तीन सिचुएशन है। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। ठीक, तीन केस हुए। इस केस में पॉइंट कहाँ है? सर्कल के अंदर, जहाँ से टेंजेंट बनाना है। इस केस में पॉइंट कहाँ है? सर्कल के ऊपर, जहाँ से टेंजेंट बनाना है। इस केस में पॉइंट कहाँ है? सर्कल के बाहर, जहाँ से टेंजेंट बनाना है। बताइए यहाँ से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे। एक टेंजेंट ऐसा हो गया, यहाँ टच कर दिया इसने, टेंजेंट बन गया। एक टेंजेंट ऐसा हो गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, यहाँ टच कर दिया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया।
यहाँ टच कर दिया, तो टेंजेंट है क्या ये? आंसर है नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन देखो, ये यहाँ तो टच करता है, लेकिन जब आप इस पॉइंट को इधर प्लॉट करोगे तो ये इधर भी छू देगा। जब आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ऐसा लगेगा दोनों जगह छू रहा है। उसकी निशानी, उसकी डायरेक्शन को जब आप चेक करेंगे तो क्या लगेगा, ये ऐसे दोनों जगह छू दिया, और दो जगह छूने वाला पॉइंट, दो लाइन क्या बन जाता है? कॉर्ड, वो टेंजेंट नहीं रह जाएगा। तो अगर मैं एक पॉइंट आपको सर्कल के अंदर देता हूं, कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप? एक भी नहीं। समझ आया? तो इसके लिए देखिए, इफ पॉइंट इनसाइड, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो, कितने टेंजेंट बनेंगे? नो टेंजेंट ड्रॉन, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। आया समझ? कितने टेंजेंट बनेंगे? 0, नो टेंजेंट। अब अगर एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर ही आ जाए, सर्कल के ऊपर आ जाए ये पॉइंट, और मैं आपको टेंजेंट बनाने बोलूं, तो कितने बनेंगे? 1 2 3, कितने? ये इसको टच करके आ गया, सपोज इसने यहाँ पे छुआ, दूसरी कोई लाइन, क्योंकि जैसे ही अब आप इसको ऐसे टेढ़ा करोगे तो ये इधर छू देगा ऊपर, तो दो जगह छुआ जाएगा। जैसे इसको ऐसे करोगे इधर छू देगा, दो जगह छुआ जाएगा। नहीं समझ आया? थोड़ा बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपने बनाने की कोशिश की तो दो जगह छुएगा, कॉर्ड बन जाएगा। तो अगर एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर हो तो उसमें से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? 1 and only 1। इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो कितने टेंजेंट बनेंगे? ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक मात्र इकलौता टेंजेंट बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं। समझ आया? इसी तरह से अगर हमने सर्कल के बाहर आपको पॉइंट दिया है तो वहाँ से कितने टेंजेंट बनेंगे? काहे नहीं बनेंगे जी? यहाँ से ये लाइन भेजी, ये टच करके निकल गया, यहाँ पे टच किया, ऐसे चला गया, यहाँ से ये ऐसे निकल गया, यहाँ छू दिया और ऐसे चला गया। कितने टेंजेंट बने? 2। तीसरी बनाओ, तीसरी कहीं से भी डालोगे दो जगह छू देगा। समझ आया? तो 2 टेंजेंट बनते हैं। इफ पॉइंट इज आउटसाइड, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट? कैन बी ड्रॉन। 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये आपके ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया 1 मार्क का। तो अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, कितने टेंजेंट बनेंगे? एक भी नहीं। अगर एक पॉइंट सर्कल पर ही है, कितने टेंजेंट बनेंगे? 1। और अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, वहाँ से कितने टेंजेंट बनेंगे? 2। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, ऑन द सर्कल से 1 टेंजेंट, और इंटरनल पॉइंट से नो टेंजेंट। याद रहेगा? अगली चीज़ देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ बाहर में कोई पॉइंट ले रहे हैं। सपोज ये इसको समझो या ऐसे समझो, दिस इज द पॉइंट। हाँ जी, सपोज दिस इज अवर पॉइंट एंड दिस इज टेंजेंट। हो गया? ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का फीचर थोड़ा समझिए ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है, जो सर्कल में टेंजेंट टच करके बनाता है, जब टेंजेंट सर्कल को टच करता है सर्कमफ्रेंस पर, तो एक पॉइंट हमको दिखता है। ये पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट। कैसा पॉइंट? इसका हमने नाम रखा है कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट? द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट इज दिस इज ए कॉमन टू ऑल। व्हाट इज ऑल? कितनी चीजें हैं यहाँ पर? आंसर है 2 चीजें हैं, एक लाइन है और एक सर्कल है। लाइन और सर्कल। यहाँ देखो, सर्कल है, एक लाइन है, और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? तो आंसर है सर्कल पर भी है, लाइन पर भी है, दोनों पर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन। तो ये पॉइंट ना सर्कल का पॉइंट भी माना जाएगा और लाइन का पॉइंट भी माना जाएगा। आया समझ? तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? कॉन्टैक्ट पॉइंट, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी इसको बोल लिया करेंगे। समझ आया? अब इसकी खासियत ये होती है, इधर देखो, इस पॉइंट की खासियत ये होती है कि सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर है ना, सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा अब मैं जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलूंगा कुछ समझ में आएगा किसकी बात हो रही है? किसकी?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलने का मतलब है ये है कि उस पॉइंट से कौन जाने वाला है, टेंजेंट जाने वाला है। तो अगर मैं एक सर्कल भी बनाऊं, खाली सादा सर्कल, और बोलूं देखो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप क्या समझ जाएंगे, यहाँ से टेंजेंट पास होगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम टेंजेंट के लिए ही यूज करेंगे, ये कॉमन पॉइंट होगा जो लाइन पर भी होगा और सर्कल पर भी होगा। तो अब देखिए दिस इज कांटेक्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंटर है। सेंटर से अगर मैं एक लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक खींचूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। सो दिस इज रेडियस, और ये मैं कहाँ पे मिला रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि मैं रेडियस तो यहाँ भी खींच सकता था, यहाँ भी खींच सकता था, यहाँ भी खींच सकता था, लेकिन मैं इधर उधर नहीं खींच रहा, मैं आपको कहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंटर से अगर हम इसको मिलाते हैं यानी रेडियस खींचते हैं, तो ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आने के बाद ये जो टेंजेंट होता है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस इज द फीचर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया समझ? अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आ गया, कहाँ आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आ गया, तो वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। तो इस रेडियस के साथ ये लाइन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, या इस लाइन के साथ ये रेडियस कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। याद रहेगा? यहाँ पर देखिए, इफ दिस इज द सेंटर और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये लाइन मिलाई, तो ये रेडियस इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। आया समझ? फिर से यहाँ देखो, ए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमने लाइन खींचा, ये रेडियस इसके साथ कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। कुछ गया भेजे में? नहीं गया? गया कि नहीं गया? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस ड्रॉप किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो रेडियस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको नोट करिए कहीं पर, यहां लिख रहा हूं मैं, रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है? याद रहेगा? नहीं रहेगा? अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी ये है कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट के साइड भी बराबर हो जाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये देखिए, अगर मैं ऐसे एक कॉर्ड मिला दूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये कॉर्ड बना, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 था, तो कॉर्ड के साथ जब बनेगा तो भी ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो अपोजिट के साइड्स भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक टेंजेंट बनाते हैं, एक पहली चीज ये है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनते हैं, दो। ध्यान से समझना, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो ठो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये है मान लो ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम है ना, समझ रहे हो? अब मजे की बात ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं सर्कल पर, दो बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन दोनों टेंजेंट के साथ खासियत ये होती है कि दोनों की लेंथ बराबर होती है। लेंथ कहाँ से कहाँ तक नापना है, आंसर है पॉइंट ऑफ इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। आगे लाइन कितनी लंबी गई है वो नहीं देखना, हम कहाँ तक आएंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। समझ आया? तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लंबाई कैसी होती है, इक्वल, सेम लेंथ। इसको नोट करिए, कहाँ लिख रहे थे जी, ये पॉइंट यहाँ पर था ना, एक्सटर्नल वाला। ए पॉइंट इज आउटसाइड, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और यहीं पर आगे बढ़ा लीजिए, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। समझ आया? ये थ्योरम भी है आपका, इसको प्रूव भी करते हैं आप टेक्स्ट बुक में। ठीक है, क्या थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये ऐसे लिखा जाता है, लिखिए भला, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं, टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length। तो ये इसको कैसे लिखोगे, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों टेंजेंट की लंबाई कैसी होती है, बराबर। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। याद रहेगा?
दिस इज थ्योरम, आगे चल के आप इसको प्रूव भी करेंगे। हो गया जी, बात समझ आई या नहीं आई? अब हम आते हैं अपने सबसे पहले थ्योरम की तरफ, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया, तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थ्योरम पार्ट की तरफ। पहला थ्योरम देखिए। हाँ जी, सबसे पहले ये दो थ्योरम देखिए जिसके बेसिस पर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। देखिए पहला थ्योरम देखिए, और ये आपके परीक्षा बोर्ड में भी मिल जाएगा आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और दूसरा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। और जब तक ये समझ नहीं आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसलिए इनका समझना जरूरी है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन समझने हैं जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक, इसलिए पहले इसको समझना पड़ेगा, तभी वो समझ में आएगा, और इसके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक बात। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, देखिए ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। ये उसका सेंटर, सेंटर का नाम क्या रख दिए? ओ। ये, और ये लाइन जो सर्कल को दो जगह छूती है, ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज गिवन टू अस। ए सर्कल with center O, AB is chord। ठीक है, यहां तक डाटा समझ आया? आया। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिराइए, किस पे? टू ए कॉर्ड। तो वो क्या कर देगा? बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कौन? आंसर है वो परपेंडिकुलर जो कहां से ड्रॉ किया जाए? सेंटर से। किस पर? कॉर्ड पर। याद रहेगा। तो अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ऐसे गिराएं, परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। समझ आया? तो ये कॉर्ड के दो टुकड़े कर देगा बराबर बराबर, एक यहां और एक यहां। तो सपोज हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पर, और ये कॉर्ड को जाके इस पॉइंट पर छूता है, इस पॉइंट का नाम रख दिया M। ठीक है, और यहां हमने बोल दिया OM इज परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आया? सेंटर से गिराना है ना, कहां से बनाना है परपेंडिकुलर? सेंटर से। अगर कॉर्ड पर आपने परपेंडिकुलर गिराया तो ये कर क्या देगा? ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो देखो एक्शन क्या कर रहे हैं और हो क्या जा रहा है रिजल्ट में? एक्शन क्या कर रहे हैं? सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, किस पर? कॉर्ड पर। तो जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा कॉर्ड पे, वो क्या कर देगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। दिस इज रिजल्ट। तो हम इसको याद कर लेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे फिर रिजल्ट याद कर लेंगे। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये क्या करता है कॉर्ड को? यही चीज हमको प्रूव करके दिखानी है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ओके। इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार वर्ड में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आया समझ? ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना पड़ेगा आगे के क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए या न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और इसको अगर हम न्यूमेरिकल वे में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कोई चीज़ जब बाइसेक्ट हो जाती है तो क्या हो जाती है? उसकी लेंथ इक्वल हो जाती है। ये A से लेके M, M से लेके B, AM इज इक्वल टू MB। आया समझ? बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। तो अगर मैंने ये ला के दिखा दिया तो थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं, देखिए। अच्छा ओके, पहले ये समझिए क्या करके दिखाना है। AM इज इक्वल टू MB। सर्कल में या ट्राइंगल में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक एंगल होता है और एक साइड होती है। ये क्या चीज़ है? AM और BM। साइड है कि एंगल है? लेंथ है कि एंगल है? AM ये साइड ही तो है, लेंथ ही तो है। तो हमको दो लेंथ को इक्वल करके दिखाना है, दो साइड या दो लेंथ को इक्वल करके दिखाना है। क्या करना है? दो लेंथ या दो साइड को इक्वल करके दिखाना है। अब कैसे इक्वल होगा? दो लेंथ दो साइड कैसे इक्वल हो सकता है? तो याद रखिए, तभी इक्वल हो सकता है जब ये दो लेंथ या दो साइड दो अलग अलग ट्राइंगल के साइड्स हों और आपस में करस्पॉन्डिंग हों। क्या हों?
आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हों, दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसते हों और दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो चुके हों। ये आपने पढ़ा है, जब दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है? बोलिए बोलिए। अभी अभी आप सिमिलैरिटी के चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और जब दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ही सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मुझे साइड को इक्वल करना है तो मैं प्रॉपर्टी याद करूंगा कन्ग्रेंट ट्राइंगल की। जब ट्राइंगल कन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो ट्राइंगल को क्या होना चाहिए? कन्ग्रेंट। तो अगर मैं ट्राइंगल को कन्ग्रेंट कर दूंगा तो करस्पॉन्डिंग साइड वैसे इक्वल प्रूव हो जाएगी। और ट्राइंगल को कन्ग्रेंट करने के बहुत सारे साधन है हमारे पास, बहुत सारी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ते हैं, जैसे RHS हो गया, साइड 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 हो गया, एंगल 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हो। AAS हो गया, एंगल एंगल साइड, याद आया? तो इस तरह से हम कोई भी क्राइटेरिया यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो शर्त अब से हमेशा याद रखिए, कभी भी दो एंगल इक्वल करना हो या दो साइड इक्वल करना हो, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। दो साइड इक्वल करके दिखाना हो या दो एंगल इक्वल करके दिखाना हो, आप क्या करेंगे? इन दोनों साइड को कहाँ फंसाओगे? अलग अलग ट्राइंगल में। कहाँ फंसाओगे? जिस दो साइड को इक्वल प्रूव करना है, जैसे यहाँ मुझे AM और BM को इक्वल प्रूव करना है, तो इन दोनों साइड को कहाँ फंसाएंगे? अलग अलग ट्राइंगल में। और ये दोनों साइड कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स। दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, एक जैसे साइड्स। और दोनों ट्राइंगल को पकड़ के क्या प्रूव कर दो? कन्ग्रेंट। ये अपने आप क्या प्रूव हो जाएंगे? इक्वल। ये साइड्स अपने आप क्या प्रूव हो जाएंगे? इक्वल। CPCT से। CPCT याद है? ठीक है। अब मुझे इन दोनों को इक्वल लाना है, मतलब ये दोनों कहाँ फंसेंगे? दो अलग अलग ट्राइंगल में। तो इनसे रिलेटेड और इनसे रिलेटेड दो ट्राइंगल बनाओ, वहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AM एक ट्राइंगल में फंसे, BM दूसरे ट्राइंगल में फंसे। तो देखिए ये है AM, ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? ये ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन, OA को जोड़े तो ये ट्राइंगल बन गया, ये हो गया पहला ट्राइंगल। OB को जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? ये दूसरा ट्राइंगल बन गया, और इसमें ये BM फंस जाएगा। और दिख रहा है दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AM और BM। नहीं दिख रहा? अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट कर दूं तो ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड वैसे CPCT से इक्वल हो जाएंगे। आया समझ? तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है? दो ट्राइंगल को क्या करना? कन्ग्रेंट करना, ताकि CPCT से हम अपना रिजल्ट लिख सकें। तो अब प्रूफ देखिए। हाँ, कौन से ट्राइंगल देखने हैं? इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। दिखा? OMA OMB दो ट्राइंगल हो गए। दोनों में देखो एक एंगल 90-90 है, OMA और उधर OMB, ये कितने के हैं? 90-90 के हैं। और कुछ दिख रहा है? देखिए ये सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस तक लाइन आ रही है, तो ये क्या होगा? और ये भी क्या होगा? रेडियस। तो दोनों सर्कल, दोनों ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस बनाओ सबका मेजरमेंट कैसा होता है? बराबर। तो OA और इधर OB दोनों कैसे होंगे? रेडियस, इसलिए बराबर हो जाएंगे। दिखा? नहीं दिखा? फिर से देखो, ये देखो ये वाली साइड OM पहले ट्राइंगल में आती है कि नहीं, और दूसरे ट्राइंगल में भी आती है कि नहीं? तो OM कॉमन हो गया। ठीक है। हाँ, यहां देखिए ये जो रेडियस है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल में ये कौन सी साइड है? हाइपोटेनियस। ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी कौन सी साइड है? तो ये जो रेडियस है ये बेसिकली क्या चीज है? हाइपोटेनियस है। अब यहां कौन सी कैटेगरी लगी? देखिए, दिस इज राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज वन साइड, कोई भी वन साइड, RHS। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल OMA। कन्ग्रेंट की निशानी ये होती है ना, इक्वल लगा के ऊपर चिड़िया लगा दो, और कन्ग्रेंट हो गए किस क्राइटेरिया से? RHS क्राइटेरिया। अब जैसे ही दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट प्रूव हुए, अब हमको इसी के तो इंतजार था, क्या करना है? जैसे कन्ग्रेंट प्रूव हुए क्या ले लेंगे? सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर। हमको तो साइड की जरूरत थी, तो इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेना है? ये। इस ट्राइंगल का ये। तो CPCT से क्या मिल गया? AM और इधर MB, और यहाँ रीजन में क्या? CPCT। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया।
आया समझ कि नहीं आया? तो ये एक बार हमने प्रूव कर लिया है और यहाँ पर आपको एक मेथड भी समझ में आया है कि कोई चीज़ कैसे प्रूव की जाती है। दो साइड्स अगर इक्वल करके दिखाने हैं तो दोनों साइड को अलग अलग ट्राइंगल में फंसाओ और साइड्स करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल को पकड़ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, कोई भी क्राइटेरिया लगा के, साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? इक्वल, CP/CT से। ठीक है। अब इसी थ्योरम का उल्टा एक और थ्योरम है, इसका जुड़वा भाई। इस थ्योरम में क्या बात हो रही थी कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, AM BM बराबर कर देगा। अब इसका उल्टा देखो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, ये एक सर्कल और उसका सेंटर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देखिए कौन सा शब्द यूज किया? हाँ, एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट पहले से मालूम है। सपोज AB इज द कॉर्ड एंड दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, ऑलरेडी नोन। ठीक है, तो गिवन देखिए इसका, ए सर्कल विथ सेंटर O, AB is chord, M is मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है मिड पॉइंट है, दिख रहा है जी? M ऑलरेडी क्या डिक्लेयर है? मिड पॉइंट। जैसे ही मिड पॉइंट डिक्लेयर हुआ हम क्या ले सकते हैं? AM BM बराबर गिवन में ही लिख सकते हैं मिड पॉइंट के नाम से। AM किसके बराबर होगा? BM के बराबर या MB के बराबर, कुछ भी लिख लीजिए। आया समझ कि नहीं आया? जोर से बोलो। हाँ, अब थ्योरम पढ़ो, अब समझ में आएगा। देखिए, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, एक लाइन है जो किसको जोड़ रही है? किसको जोड़ रही है? सेंटर ऑफ सर्कल को टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, दिस इज सेंटर। इसको जोड़ने वाली लाइन ये है, जोड़ा। ये पहले से डिक्लेयर था मिड पॉइंट है, ये पहले से डिक्लेयर है कि सेंटर है, और ये रही वो लाइन जो दोनों को जोड़ रही है। अब ये क्या करेगी? दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो लाइन है जो सेंटर से चलती है और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ती है, ये कॉर्ड के साथ कैसी हो जाती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनाती है? तो ये रिजल्ट होता है 90 डिग्री हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हमको प्रूव करके दिखाना है कि 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री ला के दिखा दूं तो ये लाइन इस लाइन पर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगी। समझ आया? तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या? OM परपेंडिकुलर टू AB। समझे? अगर मुझे OM AB पर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इस एंगल को क्या प्रूव कर दो? 90 भी प्रूव कर दोगे तो भी चलेगा। नहीं समझे? समझे? तो ये हमको प्रूव करना है। कोई एक चीज नोट कर लीजिए दोनों में से, ये या ये, कोई भी एक चीज। अब कैसे प्रूव करेंगे? ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे 90? देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये M है, ये A है, ये B है, और एक स्ट्रेट लाइन का ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, ये टोटल एंगल 180। अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है सेंटर से और इसको बाइसेक्ट कर रही है, या यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर होगी, अब ये टोटल देखिए 180 है, और अगर इसको परपेंडिकुलर होना है तो ये एंगल कितने का होना है? 90। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 90। मतलब दो बराबर बराबर एंगल हो जाएंगे। टोटल एंगल 180 है और दोनों बराबर बराबर होते हैं तो कितने कितने हो जाएंगे? 90 90 90 प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव कर दूं, क्या कर दूं? तो ये 180 है, ये बराबर, दोनों एंगल बराबर हैं और सम 180 है, तो दोनों कितने कितने के होंगे? 90 90 के। वैसे ही प्रूव हो जाएगा ये। आया समझ? तो हमको इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। इक्वल टारगेट समझ में आया? इन दोनों एंगलों को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हमको क्या करना था? दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना था। यहाँ क्या करना है? दोनों एंगल जैसे इक्वल प्रूव होंगे, टोटल सम 180 है, दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक एक एंगल 90 90 का प्रूव हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। समझ में आता है स्टोरी? दूर की सोचिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? दो एंगल को बराबर करके दिखाना है। यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, अब मैंने आपको स्टोरी सुना रखी है, चाहे दो साइड इक्वल प्रूव करना हो, चाहे दो एंगल इक्वल प्रूव करना हो, करना क्या होता है? दोनों एंगल को अलग अलग ट्राइंगल में फंसाइए, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, और दोनों ट्राइंगल को पकड़ के क्या करो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो किसी भी क्राइटेरिया की हेल्प से। तो CP/CT से क्या इक्वल प्रूव हो जाएगा? सारे एंगल करस्पॉन्डिंग के, सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग के।
तो आपको जो जरूरत होगी वो ले लीजिएगा CBCT से। आया समझ? आ रहा है? चलिए देखिए, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर से। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ट्राइंगल बनाना है। तो किसको ज्वाइन करेंगे? OA को और OB को। सेम डायग्राम, समझ गए? और इसमें हमको क्या करना है? फिर से वही दो ट्राइंगल इक्वल करने हैं, ठीक है? तो प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, बताइए क्या क्या ले सकते हैं? एक तो मैं ये ले सकता हूं, इस ट्राइंगल में ये रेडियस, इस ट्राइंगल में ये रेडियस, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ही है ये। दूसरा ये देखो, AM इज इक्वल टू BM, गिवन में ही दिया था क्योंकि वो मिड पॉइंट डिक्लेयर था M। तो यहां से क्या ले लिए? AM, यहां से ले लिए MB, और रीजन में क्या लिख दिए? गिवन, ऊपर बता चुके हैं डिटेल। और दूसरी चीज OM पहले ट्राइंगल में भी है, OM दूसरे ट्राइंगल में भी है, कॉमन। कौन सा लग गया क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। तो क्या हो गया? ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SSS क्राइटेरिया। हो गया जी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है CPCT से? तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाते हैं। हमको किससे मतलब है अभी? साइड से कि एंगल से? एंगल से। तो कौन से दो एंगल बराबर लिखने हैं? OMA ये वाला और OMB ये वाला। तो एंगल OMA बराबर एंगल OMB, और रीजन क्या लिखना है? बाय CPCT। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। अब ये दो एंगल बराबर हो गए, ये, और मुझे मालूम है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा? 180। देखिए, सिंस AMB इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ये वाला एंगल AMB, एंगल AMB, ये पूरा एंगल ना, समझ रहे हो? ये A है, ये B है, ये M है, तो ये पूरे एंगल को क्या पढ़ेंगे? एंगल M को क्या पढ़ेंगे? AMB। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। अब इसको कैसे लिख सकते हो? दो पार्ट में देखो, AMO या OMA और दूसरा OMB, दोनों का सम AMB होगा। होगा? देखिए, देयरफॉर AMB इज इक्वल टू एंगल OMA प्लस एंगल OMB। ठीक है? ये कितने का था? 180। और ये दोनों एंगल अभी भी हमने क्या प्रूव किए हैं? इक्वल। तो किसी एक की जगह एक का नाम लिख सकते हैं। यहां पर हम इसी एंगल का नाम यूज कर लेते हैं। नहीं समझे? समझे? इन दोनों एंगलों का सम, ये वाला एंगल ये वाला, दोनों का सम कितना होगा? 180। ये 180 लिखा। अब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो किसी की जगह भी किसी का नाम यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों जुड़ के क्या हो गए? 2 टाइम, और इधर है 180। अब आप आगे की स्टोरी जान रहे हैं। 2 को नीचे भेज दीजिए, और मैं ये बगल में लिख देता हूं यहां पर। यहां लिख रहा हूं OMA 180 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर एंगल OMA इज 90 डिग्री। चेक करो, ये एंगल कितने का प्रूव हो गया? हुआ प्रूफ। अगर ये 90 हो गया तो ये लाइन कैसी हो गई? परपेंडिकुलर। देयरफॉर OM परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ, खत्म हो गया। अब इसकी हेल्प से हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, और इसके अलावा भी कुछ कुछ हम लोग और डिस्कस करेंगे, कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम। उसके बाद क्वेश्चंस इस पर हम बनाएंगे। ठीक है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि एक सर्कल है, एक सेंटर है। अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। सेंटर से दोनों लेंथ बराबर ले लेने हैं। और अगर हमको बोला जाएगा कि सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट पर हमने लाइन मिलाई है, तो वो लाइन क्या करेगी? इस कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के साथ। याद रहेगा दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों को हम आगे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है? चलिए
सर्कल एंड टेंजेंट में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने के बाद अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, हमारे थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि किसी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे कॉर्ड के। इसका दूसरा कॉन्ट्रेरी थ्योरम क्या था? जस्ट रिवर्स इसका, कि कॉर्ड का मिड पॉइंट हमको मालूम हो और सेंटर से एक लाइन हम मिड पॉइंट से मिला दें, तो वो लाइन कॉर्ड के साथ क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अगर कॉर्ड डिक्लेयर है कि 90 डिस्टेंस जो है सेंटर से वो डिक्लेयर है कि कॉर्ड पर 90 डिग्री है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। और अगर ये डिक्लेयर है कि कॉर्ड पहले से बाइसेक्टेड है, क्योंकि आपको मिड पॉइंट बताएगा, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड रहेगा, तो मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन कॉर्ड पर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। याद रहेगा ये? चलिए अब इसी से दो चार क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? रेडियस। क्या निकालना है? रेडियस। देखिए ये एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर ओ। एक कॉर्ड हमको दिया है और डिस्टेंस दिया है। क्या क्या दिया है? देखो, लेंथ ऑफ कॉर्ड और क्या दिया है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। याद रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर जैसा शब्द यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन सेंटर से जब भी डिस्टेंस बनाने बोला जाएगा हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनाएंगे, लिखा हो या ना लिखा हो। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास थ्योरम ही परपेंडिकुलर का है। याद रहेगा, नॉर्मल डिस्टेंस का कोई परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, या कोई हमारे पास थ्योरम नहीं है नॉर्मल डिस्टेंस का। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमने एक बना लिया, क्या बोलेंगे इस चीज़ को? कॉर्ड। ठीक है, उधर से ये हो गया कॉर्ड, और यहाँ से सेंटर से हम बनाएंगे एक डिस्टेंस जो कि कॉर्ड पर कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। याद रहेगा। और ये जो पॉइंट यहाँ पर, इसका नाम हम रख देते हैं M, और ये पॉइंट है O। अब गिवन क्या क्या है उसको नोट करते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लंबाई AB, A से B पूरा कॉर्ड है ना, ये पहला डाटा है, ये है पहला डाटा, तो हम इसको मान लेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, हमारी डायग्राम में सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस कौन दिखा रहा है? OM, और ये डिस्टेंस हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हो गया। और हमको क्या निकालना है? रेडियस। क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को। तो ये वाला डिस्टेंस हमको बताया गया है कितना? 3। और देखिए सेंटर से कॉर्ड पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैसा है? परपेंडिकुलर। तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट। और इस पूरे कॉर्ड की लंबाई मुझे 8 सेंटीमीटर बताई गई है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये दोनों टुकड़े कितने कितने के हो जाएंगे? ये भी हो जाएगा 4 का, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। आ रहा है समझ में? अब हमको रेडियस निकालना है, तो क्या ये रेडियस नहीं है ना? रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ए ट्राइंगल। लेकिन पहले हम बताएंगे कि कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ है। तो देखिए पहले ये डाटा लिखते हैं। देखिए, सिंस OM परपेंडिकुलर टू AB, therefore AB जो है, कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो जाएगा, और उसको लिखने का तरीका क्या है? AM इज इक्वल टू BM। समझ में आया? और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ साइड में लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आ रहा है समझ में? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये AM BM कितना होगा? तो आंसर है AB का हाफ होगा। AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू AB का हाफ, और AB कितना दिया हुआ है? 8। सो 8 का हाफ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो AM भी 4 सेंटीमीटर, BM भी 4 सेंटीमीटर। आ गया समझ? अब हमको ये रेडियस निकालना है
तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसका परपेंडिकुलर भी दिख रहा है, बेस भी दिख रहा है, हाइपोटेनियस निकालना है, पाइथागोरस लगेगा। सो कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम? इन ट्राइंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाइए, हाइपोटेनियस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए क्या चीज़ है? रेडियस, सो इट इज़ जस्ट राइट आर स्क्वायर, ठीक है। ओ एम कितना है? 3, सो दिस इज 3 स्क्वायर। ए एम है 4 स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 9, ये 16 और ये 25। 25 इज आर स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू √25 यानी 5 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पर क्या निकालना है? अच्छा, इसमें देखो इस क्वेश्चन में कितना डाटा हमको अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें मालूम है। एक क्या चीज़ होता है? सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 लेंथ ऑफ द कॉर्ड, नंबर 3 रेडियस। कितनी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है? 3 चीज़। इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ बता के तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है। आया समझ? यहाँ पर क्या क्या बताया गया था? यहाँ पर आपको डिस्टेंस बता दिया गया, कॉर्ड की लेंथ बता दी गई, तो पूछेगा क्या? तीसरी चीज़ क्या बची? रेडियस। यहाँ पे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब की बार आपसे क्या पूछ रहा है? कॉर्ड की लंबाई। तो क्या क्या बताएगा? डिस्टेंस और रेडियस बताएगा। देखते हैं बताया है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ एक सर्कल बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये एक कॉर्ड हमने बना लिया ए बी, और यहाँ पर सेंटर यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज़ द कॉर्ड ए बी, और ये सेंटर है, ये उसका परपेंडिकुलर हो गया। ओके, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमको निकालना है। ओके, इफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना बताया गया है? सेंटर से, और हमसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जा रहा है। कॉर्ड की लंबाई ए बी है, ये पूछी गई है, ठीक है, समझ रहे हो। रेडियस पता है तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लें, सो ये रेडियस बन जाएगा हमारा। ये रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 12 सेंटीमीटर, इसका नाम हम m रखे ले रहे हैं, ठीक है। और हमको कॉर्ड की लंबाई बतानी है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमेशा कैसा लेना है? क्योंकि हमारे पास थ्योरम ही 90 डिग्री का है, अदर देन 90 डिग्री हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में बोले परपेंडिकुलर या ना बोले, आपको कैसा लेना है? परपेंडिकुलर ही लेना है। अब फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये वो बाद में बता सकते हैं, अभी भी बता सकते हैं। ये वाली चीज़, ये वाली स्टोरी, ये कॉर्ड परपेंडिकुलर होगा तो लेंथ डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। वो अभी बता लो या बाद में बता लो, एक ही चीज़ है। तो पहले हम ए एम निकालेंगे। इन ट्राइंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए इज हाइपोटेनियस, दैट इज 13 का स्क्वायर, ओ एम इज 12 का स्क्वायर, और ए एम का स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, दिस इज़ 144, ये 144 इधर माइनस होने आ जाएगा। ए एम स्क्वायर कितना बचेगा जी? 25। तो अगले स्टेप में
ए एम इज इक्वल टू √25, ए एम इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये कॉर्ड की लेंथ नहीं है, ये सिर्फ आधा कॉर्ड है, तो आधा और कितना होगा, इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड के 2 टुकड़े कर देगा बराबर बराबर। तो ये टुकड़ा अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा 5 सेंटीमीटर का। अब वो चीज़ हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। देखिए, सिंस डिस्टेंस का नाम क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए ये क्या कर देगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख लोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये इसका रीज़न है, लिख लोगे। ठीक, अब ए एम और बी एम बराबर हैं, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए एम प्लस बी एम के बराबर। ये देखो ना, ए एम जितना होगा उतने बी एम भी होगा, और टोटल ए बी कॉर्ड है। यहाँ पर देखिए, ए एम इज इक्वल टू, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं ओके ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, और ए एम हमारा 5 आया है, सो वी कैन राइट इट 5 सेंटीमीटर, ए एम और बी एम। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हुआ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये किससे बनेगा, ए एम को डबल कर दो ए बी बन जाएगा, बी एम को डबल कर दो ए बी बन जाएगा, या ए एम प्लस बी एम कर दो ए बी बन जाएगा। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। मैं ए एम प्लस बी एम लिख लेता हूँ, कितना हो गया जी, हाँ, दिस इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चंस देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से बनाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस बता दिया है। ठीक है, तो गिवन हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओ होगा, रेडियस हमको बताया गया है कितना 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमसे क्या पूछा गया है, कॉर्ड की लंबाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना बताया गया है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमसे पूछा जा रहा है, ये अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये एक कॉर्ड है ए बी, और इसी की लेंथ हमको निकालनी है ए बी। ठीक है, ये सेंटर है, और अगर मैंने इस लाइन को ऐसे मिलाया तो ये रेडियस बन गया, और रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 5, और सेंटर से डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस को कैसा लेना है, परपेंडिकुलर, ये इसका नाम m रख दे रहे हैं हम, और ये डिस्टेंस हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जैसा अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन बनाया है सेम वैसा हो गया। आपको रेडियस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, कॉर्ड पूछ रहा है, तो पहले इतना लेंथ निकाल लोगे, फिर बताओगे कि परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड पर तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो जाएगा। तो इस टुकड़े को डबल कर दोगे तो कॉर्ड की लेंथ बन जाएगी, या इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कॉर्ड की लेंथ बन जाएगी। सेम क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बना लेते हैं, अभी हमने बनाया है। सबसे पहले पाइथागोरस लगाइए राइट एंगल ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल OMA by अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सबसे पहले OA हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये दिया है 5, ये दिया है 3, और ये हमने निकालना है। ठीक है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाली लेंथ अगर 4 है तो ये टुकड़ा भी कितना हो जाएगा 4। क्यों होगा वो हम यहाँ पर बताएंगे। सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। और रीज़न क्या है,
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से बनाया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो जितना AM उतना ही BM है ना। सो AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AM को डबल कर दो, चाहे AM BM जोड़ दो, AB मिल जाएगा। तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB कैसे बनेगा ये, AM प्लस BM करने से या AM को डबल करने से, 2 टाइम 4 + 4 8 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। हो गया, ये आया। ये अगले क्वेश्चन में आइए। हमारा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक, गिवन रेडियस हमको कितना बताया गया है, 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स। 2 कॉर्ड है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम है आपकी बुक में कि अगर एक सर्कल में 2 कॉर्ड बराबर लेंथ के हो जाएंगे, कैसे, इक्वल लेंथ के, तो सेंटर से उन दोनों का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाता है। 2 इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दिस इज ए पर्टिकुलर थ्योरम। हम उस थ्योरम को यहाँ प्रूव नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं, याद रहेगा। तो मैं डायग्राम से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। एक कॉर्ड बनाया यहाँ, इस कॉर्ड का नाम है AB। एक कॉर्ड बना दिया यहाँ, इस कॉर्ड का नाम है CD। और दोनों कॉर्ड कैसे हैं, बराबर लेंथ के हैं और पैरेलल भी हैं आपस में। कैसे हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। थोड़ा मैं पैरेलल अच्छे से बना दूँ इसको। ठीक है जी, हो गया। तो मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई आपस में बराबर है और आपस में ये पैरेलल है। भले बनाने में मेरा छोटा बड़ा हो गया हो, अलग बात है। ठीक है, इक्वल लेंथ और पैरेलल भी है। ठीक, कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। दोनों चीज़ें हैं, इक्वल भी हैं आपस में, पैरेलल भी हैं। हो गया। यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, दिस इज सेंटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कहाँ है, तो आंसर है ये डिस्टेंस ये है, ये हमेशा डिस्टेंस कहाँ से हमको लेना है, सेंटर से। तो ये लाइन भी कहाँ से पास होगी, सेंटर से ही पास होगी, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम है वो सेंटर वाला थ्योरम है और कहीं से डिस्टेंस हम नहीं खींच सकते, याद रहेगा। और ये पूरा डिस्टेंस, इसका नाम मैं रख देता हूँ M और इसका नाम मैं रख देता हूँ N। और ये पूरा डिस्टेंस MN कितना दिया हुआ है, 24। कितना दिया है, हाँ 24 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट डिस्टेंस। इसका नाम हमने यहाँ रखा है MN, 24 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर है, किसी एक की लंबाई निकाल लीजिए। तो इसमें हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, AB या CD, कुछ भी। ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ हमको लिबर्टी क्या यूज़ करनी है, एक तो हमको रेडियस दिया है, देखिए ना, तो मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, ये रेडियस बन जाएगा। और रेडियस हमको 20 दिया हुआ है, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। हो गया। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, है ना। अब देखो, हमको कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, सेम क्वेश्चन है ये वाला। तो कॉर्ड की लंबाई अगर निकालनी थी, ये जो हमने निकाला 4 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, अगर कॉर्ड निकालना है, कॉर्ड की लेंथ, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो देखिए, हमको रेडियस पता है और हमको डिस्टेंस पता नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है। हमको कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, सेंटर से। समझ आया। तो रेडियस और डिस्टेंस अगर दोनों हो तो फिर हम ये टुकड़ा निकाल लेंगे। और हमको मालूम है ये परपेंडिकुलर होता है, तो फिर ये और ये दोनों टुकड़े कैसे होते हैं, बराबर। तो डबल करके कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। समझे भाई।
लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस देने के बजाय उन्होंने दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर फिर हम अपना थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या है? एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हों और दोनों कॉर्ड की लंबाई कितनी हो, बराबर, तो दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कैसा होता है, बराबर होता है। अगर कॉर्ड आपस में इक्वल लेंथ के हैं, पैरेलल हैं, इक्वल हैं, पैरेलल ना भी होंगे तो भी चलेगा, अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं तो भी सेंटर से उनका डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है। याद रहेगा? तो देखिए ये दो कॉर्ड पैरेलल और इक्वल दोनों हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे होगा, बराबर होगा। पूरा डिस्टेंस आपको दिया है और दो डिस्टेंस बराबर बराबर, दो टुकड़े हैं इसके, तो दोनों कितने कितने के होंगे? ये पूरा 24 का है और ये बराबर बराबर होना है, तो कितने कितने, 12 12, तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया। नहीं समझे? हाँ देखिए ध्यान से, मैं इसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। सिंस AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD है, कॉर्ड की लेंथ बराबर है, तो सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस भी कैसा होगा, बराबर। और कितना आंसर है, जो टोटल लेंथ है उसका हाफ। टोटल लेंथ कितना है, 24 का हाफ करने से कितना आएगा, 12। ठीक है, नहीं समझे? और इसका रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अगर कॉर्ड बराबर हैं, इक्वल हैं, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी कैसा होगा, इक्वल होगा। इसलिए हमने OM और ON बराबर बराबर ले लिया, 12 12। तो अब हमको देखो ए यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना पता चल गया, 12, और हमको रेडियस पता है। अब ये वही क्वेश्चन हो गया कि नहीं, जब भी हम बना रहे थे, तो फिर हम वैसे बना लेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल देखना है, इन ट्राइंगल OMA, और क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस लगाइए। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर AM का स्क्वायर, ये हो गया 400, 144 AM स्क्वायर। घटाइए, 400 में कितना बनता है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। बोलो, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 इंटू 16 करके देखो 256 आता है कि नहीं। ये AM निकला, तो AM और BM तो दोनों बराबर ही होंगे ना। उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिंस OM परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। और इसका रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। है जी, 16 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट। हमने ये टुकड़ा निकाल लिया, तो ये भी उतना ही होगा। सो AM BM दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 16 के। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हुई, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू AM प्लस BM, 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 सेंटीमीटर ये। और जितना AB होगा उतना ही CD होगा, यानी दोनों कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। हो गया।
करेक्ट है? ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डबल एंगल। क्या नाम है? इस कॉन्सेप्ट को समझने से आपको 2-3 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर हैं, पूछे जाते हैं, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, अगर हम आपको एक सर्कल दे दें इस तरह, ठीक है, क्या है ये? सर्कल। ओके, दिस इज ए सर्कल। तो सर्कल तो ये पूरा पार्ट होता है ना, जितना भी आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है वो पूरा सर्कल है। अगर मैं इसमें से कुछ कट कर दूं, मैं बोलूं कि सिर्फ यहीं तक देखना जी, यहां से लेके यहां तक, तो क्या ये पूरा सर्कल है कि सर्कल का टुकड़ा है? सर्कल के टुकड़े को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे? तो ये हमने नाम रखा है इसका ए बी, और ये सर्कल का टुकड़ा है ए से लेके बी, दिस इज आर्क। समझ आया? और अगर मैं पूरे ही घूम के ऐसे आ जाऊंगा तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, और ए से बी तक ही गया तो आर्क है। तो ये आर्क ऐसा है, ये दिख गया। हम ऐसे भी तो जा सकते हैं ना, ऊपर से नीचे, यहां से भी तो मैं बी तक जा सकता था, है ना? तो ये भी आर्क कहलाएगा। कहां से? ए से बी, ये वाला टुकड़ा ऐसा जब आप जाएंगे ये, तो ये भी क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। लेकिन देखो, ये बड़ा आर्क है और ये छोटा आर्क, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। क्लियर है? आर्क को कैसे दिखाना है? जैसे इस आर्क का नाम है ए बी, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, ये माइनर आर्क की निशानी है। और मेजर आर्क दिखाना है तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ए बी, ऐसा, तो पता नहीं चलेगा माइनर है कि मेजर है। इसलिए मेजर बड़ा रास्ता होता है, उसको दिखाने के लिए बीच में कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने ले लिया सी, तो अब हम आपको बताएंगे ए से बी जाना है, तो डायरेक्ट ए से बी लिख दिए तो माइनर आर्क हो गया। और हमने बताया कि नहीं, ए से बी तो गए लेकिन सी होते हुए गए, तो फिर किस रास्ते से गए? बड़े रास्ते से, तो वो कैसा आर्क हो गया? हाँ, तो ये ऐसा 3 डिजिट लिख दिए तो वो मेजर आर्क हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, अब समझिए ना। अब हम इस माइनर आर्क या मेजर आर्क से कुछ एंगल बनवाते हैं। एंगल बनाने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे सबटेंडेड बाय। बनाना, उसको क्या बोलेंगे? सबटेंडेड बाय। किससे बनवाना है? आर्क से। तो जिससे एंगल सबटेंड कराना होता है उसके दोनों एंड पे पहुंच जाइए, एंड पॉइंट। जैसे मैं बोलता हूँ ये एक आर्क है आर्क, तो इसका एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है। अब इससे एंगल बनवाना है, तो इस एंड पर पहुंच जाएंगे और इस एंड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से एक लाइन हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ हमको एंगल बनवाना है। जैसे सी पर मुझे एंगल बनाना है, तो मैं एक लाइन ले जाऊँगा सी तक, लेकिन ये लाइन कहाँ से लाया हूँ? इस माइनर आर्क के एक एंड से। फिर माइनर आर्क के दूसरे एंड से भी एक लाइन सी तक ले जाऊँगा, ऐसे। ये आया समझ? ये तो इन दोनों लाइन के बीच का ये जो झुकाव है, इंक्लिनेशन, इसको क्या बोलूँगा? एंगल। अब इस एंगल को किसने बनाया? इस एंगल का नाम है थीटा। थीटा कोई मेजरमेंट होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी। सो ये एंगल थीटा है। इस एंगल को किसने बनाया? तो आंसर है, इस एंगल का मुंह जिसकी तरफ खुलेगा, जिसकी तरफ रहेगा, इसके सामने जो भी रहेगा वही इसको बनाने वाला होगा। जैसे ये एंगल किसकी तरफ झांक रहा है? नीचे की ऊपर? नीचे। और नीचे कौन है? ये आर्क। इसलिए मैं बोलूँगा इस एंगल को किसने बनाया है? इस आर्क ने बनाया है। ठीक है? सो दिस एंगल सी इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क। याद रहेगा? और अगर मैं इस ए और बी दोनों को ऐसे एक लाइन से मिला दूं तो ये क्या चीज़ है? कॉर्ड। अब देखो, जब ये एंगल ऐसे झांकेगा तो इसको क्या दिखेगा? कॉर्ड। तो ये रहा कॉर्ड का एक एंड, ये रहा कॉर्ड का दूसरा एंड। इस एंड से लाइन गई, इस एंड से लाइन गई, तभी तो एंगल बना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल कॉर्ड ने बनाया? यस। सो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑल्सो। आर्क भी बोल सकता हूँ, कॉर्ड भी बोल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? और ये जो बीच का एरिया होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? तो अब देखिए, जब ये एंगल झांकेगा तो इसको ये सेगमेंट नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा एरिया शेडेड जितना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस एंगल को इस सेगमेंट ने बनाया? यस। सो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय सेगमेंट ऑल्सो। ठीक है? समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब मजे की बात यह है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझेंगे ना। ये हमारा आर्क है और ये एंगल किसने बनाया है? आर्क ने बनाया है। कहाँ बनाया है? सरकमफ्रेंस पर। कहाँ बनाया है? सरकमफ्रेंस में। और यहाँ कहीं सेंटर होगा ये।
ठीक है, दिस इज सेंटर ओ। सेम इसी आर्क से मैं सेंटर पर लाइन ले जाता हूँ, एक लाइन ले गया यहाँ से, दूसरा लाइन ले गया उसी एंड से, और यहाँ पहुँच गया सेंटर पर। ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को किसने बनाया, इस एंगल को। तो देखो ये लाइन इस एंड से आई, ये लाइन इस एंड से आई, और ये कौन है, आर्क। तो इस एंगल को भी इसी आर्क ने बनाया। अब यही आर्क है, एक बार सर्कमफ्रेंस में एंगल बनाता है और एक बार सेंटर में एंगल बनाता है। अब ये एंगल सर्कमफ्रेंस वाला और सेंटर वाला दोनों एक ही आर्क बना रहा है, एक ही आर्क या एक ही कॉर्ड। समझ में आ रहा है। सेम कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, सेम कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर। तो इन दोनों एंगल को एक ही पर्सन बना रहा है या एक ही डिजाइन बना रहा है, आर्क या कॉर्ड। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि जब एक आर्क या कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाए और वही आर्क या वही कॉर्ड सेंटर पर भी एंगल बनाए, तो सर्कमफ्रेंस पर वो जितना एंगल बनाता है उसका जस्ट डबल सेंटर पर एंगल बनता है। तो ये एंगल इससे डबल हो जाता है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि बनाने वाला तो यही आर्क है। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं डबल एंगल। क्या, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए डबल एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। आर्क या कॉर्ड कुछ भी लिख सकते हो ना, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क या कॉर्ड कुछ भी एट सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट remaining part of सर्कल लिख लीजिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, नहीं समझे। सेम आर्क या सेम कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाएगा उसी का डबल सेंटर पर बनाता है। ये वही चीज लिखी हुई है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल। सेंटर वाला कैसा होता है, डबल। किससे डबल, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसके इस तरफ ना, अपोजिट डायरेक्शन में, याद रहेगा। और इतना लंबा चौड़ा हम स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल इज डबल, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा करेंगे शॉर्टकट में, सेंट्रल एंगल इज डबल, बस हमारा काम हो जाएगा। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक बात समझ आई आपको या नहीं आई, जोर से बोलिए। अब क्वेश्चन पर आ जाएं हम लोग, आ जाएं क्वेश्चन पर। ये मिटा दूं मैं, ये स्टोरी समझ गए डबल एंगल की। अब देखिए, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज कॉर्ड। ये पी क्यू जो है ये क्या है, कॉर्ड है, दिख गया, पी क्यू कॉर्ड। इफ एंगल पी आर क्यू 50 डिग्री, पी आर क्यू, इस एंगल को किसने बनाया, इस एंगल के सामने कौन है, ये आर्क या ये कॉर्ड। तो मैं दोनों का क्रेडिट ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि इसको इस कॉर्ड ने बनाया या इस आर्क ने बनाया, बात एक ही है। सो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड। कितना है एंगल पी आर क्यू। अब हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में लिख देते हैं एंगल पी आर क्यू इज 50 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है देन फाइंड एंगल ओ पी क्यू। खोजो कहाँ है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, दिस इज सेंटर ओ पी क्यू। ये एंगल P है, लेकिन कौन सी दो लाइन के बीच बनने वाला, O और P तक जो लाइन जाएगी उसके बीच बनने वाला एंगल P। देखो ये है P। अब कौन सी दो लाइन के बीच का एंगल, एक O तक जाता हो, एक Q तक जाता हो, तो O तक जाने वाली लाइन ये, Q तक जाने वाली लाइन ले, और दोनों के बीच का एंगल ये P। दिखा कौन सा एंगल है, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। आया समझ। और अभी अभी मैं आपको डबल एंगल समझा रहा था, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 100, डबल। अब देखो ये एक ट्राइंगल है ट्राइंगल। अच्छा, ये सेंटर भी है, और ये लाइन जो सर्कमफ्रेंस तक आएगी क्या कहलाएगी, रेडियस।
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब है दोनों की लेंथ कैसी होगी? सेम होगी। अब इस ट्राइंगल को देखो, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 1 2 3, और तीनों का सम कितना होता है? 180। ठीक है, उस 180 में ये अकेला कितना है? 100, तो बाकी का सम कितना होगा? 80 ना, तब ना मिला के तीनों 180 होंगे। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होना है? 80 डिग्री, 80 डिग्री। अब देखिए ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो गई, तो अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल और इस साइड का अपोजिट ये एंगल बराबर बराबर होंगे। अब दोनों को मिलके 80 डिग्री होना है और दोनों बराबर बराबर होंगे, तो कितने कितने के हुए? तो ये भी 40, ये भी 40, और ये हमको खोजना था, तो 40 डिग्री इसका आंसर होगा। नहीं समझे? आता है कि जाता है? आता। अब ये सारी बातें आपको लिखनी भी तो है, लिखना स्टार्ट करिए। चलिए शुरू से देखते हैं। देखिए देखिए एंगल POQ इज जस्ट 2 टाइम एंगल PRQ होगा भैया। ये POQ ये वाला एंगल इस एंगल से कैसा होगा? डबल, 2 टाइम। क्यों 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 क्यों? क्या लिखना है? रीजन। आइसोसेलेस लिख दो रीजन में। इस एंगल का ये डबल हो गया। क्यों? एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख दिया, सेंट्रल एंगल इज डबल। ठीक है, हाँ जी। तो बताइए POQ कितना हो गया? 2 टाइम 50 यानी 100 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? इन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल देखो OPQ, दिखा जी ये ट्राइंगल OPQ, तीनों एंगल का सम कितना होना है? 180। दूसरी चीज देखिए OP और OQ दोनों क्या चीज हैं? रेडियस, तो दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों बराबर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो अपोजिट के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? दोनों साइड के अपोजिट के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एक एंगल OPQ और एक एंगल OQP दोनों बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, समझे? और दोनों को हम मान लेते हैं x है, x। यहाँ पे लिख लेना थोड़ा जगह बना के। दोनों को क्या मान लिए? बराबर है, तो दोनों को x मान लीजिए। ठीक है, हाँ। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल OPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगलों का सम, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP मिला के कितना होना है? 180। ये कितना था? 100। ये था x, ये भी था x, मिला के 180। x और x 2x, 180 माइनस 100 80, दिस इज 2x। सो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, और ये कट के कितना हो गया? 40। तो ये एंगल x हमने माना था इसको, देयरफॉर एंगल OPQ 40 डिग्री, दिस इज आंसर। हो गया? समझ आया कि चला गया? आ गया ना? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ए थ्योरम जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसको देखिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का फिगर जो चारों तरफ से क्लोज हो, मिनिमम 4 साइड होना चाहिए। ये देखिए ऐसा फिगर, ये क्या कहलाता है? दिस इज व्हाट? दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की निशानी क्या होती है?
उसकी पहचान या प्रॉपर्टी? आंसर है उसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360। तो अगर आप एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी जोड़ेंगे तो ये कितना डिग्री दे देगा हमको? एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्राइंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, 3 एंगल का सम 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 4 एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। कैसा? ये सिंपल है जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो। अब थोड़ा एडवांस लेवल का क्वाड्रिलेटरल देखो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं? इस कोने को। जैसे ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स, तीसरा, चौथा, 4 कोने हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने, चारों वर्टेक्स सर्कल पर फंस जाए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। जैसे ये हो गया, ये समझ आया? ये हो गया ए बी सी डी। देखो ये पॉइंट भी सर्कल पर आ गया, ये वाला भी सर्कल पर आ गया, ये वाला भी सर्कल पर आ गया, ये वाला भी सर्कल पर आ गया और ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सिंपल, यहाँ कोई सर्कल नहीं है, और ये क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये होती है कि सर्कल इसके वर्टेक्स से ही जाएगा, कोई भी वर्टेक्स अंदर बाहर नहीं छूटेगा। सर्कल कहाँ से पास होगा? चारों वर्टेक्स से ही पास होगा, इसीलिए इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसके कारण इसके पास एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अपोजिट एंगलों को जब भी जोड़ोगे, जैसे डी का अपोजिट एंगल कौन है? बी। तो अगर आपने एंगल बी और एंगल डी जोड़ा तो ये हमेशा 180 रहेंगे। इसी तरह से एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल हैं, तो अगर आप इसको भी जोड़ोगे तो ये भी कितना देगा? हाँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये इसकी खासियत होती है और यही चीज आपको प्रूव करनी है। दिस इज द थ्योरम। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्वेश्चन समझ आया? तो इसको अब हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसको भी हम प्रूव करते हैं डबल एंगल की हेल्प से। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे डबल एंगल थ्योरम, ठीक है? तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल अलग चीज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग चीज है। जैसे ही शब्द यूज हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ, तो आप क्या समझ जाएंगे? इसके चारों कोनों से सर्कल बनाऊंगा, बाकायदा सर्कल चारों वर्टेक्स से पास होगी, और अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। और अगर हमने प्रूव कर दिया किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो वो क्या प्रूव हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी सर्कल उसके चारों वर्टेक्स से पास होगी। हो गया जी? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक डायग्राम बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। ठीक है, एक सर्कल, एक सेंटर बना लीजिए। यहां से इसका नाम रख दिया ए बी सी डी। हो गया? समझे? हाँ, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यहाँ पर इसका सेंटर होगा कहीं पर, ये। ठीक है जी, समझ गए? हाँ, हमको क्या प्रूव करना है? अपोजिट एंगल क्या ला के दिखाना है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? जैसे एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए का अपोजिट सी, तो इन दोनों का सम कितना दिखाना है मुझे? 180। इसी तरह से एंगल बी का अपोजिट कौन है? एंगल डी, इसका सम भी 180 दिखाना है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक, चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं क्योंकि हमको डबल एंगल बनाना है। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। सेंटर को एक बार ए से ज्वाइन कर दो, एक बार सी से ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी।
हो गया? समझे? किसको किसको ज्वाइन करना है? OA को और OC को, ठीक है ना? हाँ, अब देखो ना, प्रूफ शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये है A, ये है C और ये क्या है? R। इस आर्क ने इस एंगल को बनाया है, पहचानो। ये वाला एंगल दिख रहा है, देखो ये AC दिख रहा है आर्क, यहाँ से इस एंड से एक लाइन गई, इस एंड से एक लाइन गई, सो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क AC, माइनर आर्क है ये, क्योंकि मेजर तो ये वाला होगा। आया समझ? तो इसने एंगल बनाया यहाँ, और इसी आर्क से एक लाइन जा रही है सेंटर तक, यहाँ से एक लाइन आ रही है सेंटर तक, तो ये वाला एंगल भी कौन बना रहा है? यही आर्क। तो यहाँ पर ये जितना बनाएगा, यहाँ पर उसका, हाँ, तो एंगल D का डबल बनेगा एंगल O इस आर्क के द्वारा, ठीक है? देखिए ना, आर्क ABC सबटेंड्स एंगल ADC at circumference and angle AOC at center। ये समझ आया? देखो स्टेटमेंट, आर्क ABC सबटेंड्स एंगल ADC इस एंगल को सर्कमफ्रेंस पर बनाया और AOC को सेंटर पर बनाया, यही चीज लिखा है। तो डबल एंगल थ्योरम क्या बोलता है? सेंटर वाला एंगल क्या हो जाएगा? डबल। तो पहचानना ना, देयरफॉर एंगल AOC इज डबल ऑफ एंगल ADC। आया समझ? नहीं आया? देखो, नहीं आया? AOC सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ एंगल ADC, इस एंगल का ये डबल होगा, ये वही चीज लिखा है, ठीक है? और यहां रीजन क्या है? सेंट्रल एंगल इज डबल, सेंट्रल एंगल डबल होता है। नहीं, इसमें बड़ा कौन है? सेंटर वाला एंगल बड़ा होगा कि सर्कमफ्रेंस वाला? कौन सा बड़ा होगा, सेंटर वाला या सर्कमफ्रेंस वाला? हाँ देखो ना, ये 50 है, ये 100 है, बड़ा कौन होता है? सेंटर वाला। तो जो बड़ा होगा वो किसी से मल्टीप्लाई हो के ना बना होगा। ये एंगल खुद 50 डिग्री है, तो ये अगर 100 बनना है तो 50 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तब 100 बनेगा, कि 100 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तब 50 बनेगा? हाँ, तो ये 50 है, ये 50 ADC, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया सेंटर वाला 100। समझ आया? ओके, सिमिलरली देखो, ये एक हो गया स्टोरी। अब उल्टा देखो, उल्टा मतलब अब ये इधर देखो, फिर लिखना आराम से। अब ये आर्क देखो, ये कौन सा आर्क है? मेजर आर्क। अब ध्यान से समझना, सिमिलरली मेजर आर्क ADC दिखा, मेजर आर्क, ये भी एंगल सबटेंड कर रहा है, सबटेंड्स एंगल। ध्यान से देखना, ये वाला आर्क ना, अब मैं ये एंगल मिटा रहा हूं भाई ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ की निशानी मिटा रहा हूं, ठीक है? हाँ, अब थोड़ा इधर से उल्टा होके देखोगे, यहाँ से ऊपर से। अब आर्क कौन है? ADC, ये ऐसा आर्क है। अब देखो, ये इस आर्क का एंड पॉइंट और ये इस आर्क का एंड पॉइंट। यहाँ से एक लाइन गई यहाँ सर्कमफ्रेंस तक, यहाँ से एक लाइन आई सर्कमफ्रेंस तक, तो इस एंगल को किसने बनाया? इसका मुंह किधर है? हाँ, ये वाले आर्क ने बनाया। नहीं समझे? इस एंगल का मुंह किधर? ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सा आर्क है? तो इस एंगल को किसने सबटेंड किया? इस आर्क ने। इस एंगल का नाम क्या है? ABC, एंगल ABC एट सर्कमफ्रेंस, ठीक है? हाँ, एंड दूसरा एंगल देखो, यहां देखो, ये दिखा यहां तक, ADC, ठीक है? ये आप यहां से देख रहे हो ना, इधर से, यहां से एक लाइन गई सेंटर तक, यहां से एक लाइन गई सेंटर तक, तो ये वाला एंगल किसने बनाया? इस एंगल का मुंह किधर है? इसी आर्क की तरफ है। एंगल का मुंह हमेशा जो आप बनाता है उसकी तरफ होता है, इसलिए ये एंगल तो हम पहले ही यूज कर चुके, इधर वाला, इसका मुंह इधर था तो इस आर्क ने बनाया था। अब ये वाला आर्क बना रहा है तो इस एंगल का मुंह किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। आया समझ?
तो इस सेंटर वाले एंगल को किसने बनाया? सेम आर्क ने। इस एंगल का नाम क्या होगा? COA। यहां से देखो ये तो ऐसा COA, है समझे? सेंटर से एक लाइन C तक गई, एक लाइन A तक गई, तो ये जो एंगल O है वो C और O के बीच बनने वाला एंगल है। ठीक बात? तो इसका नाम हो जाएगा COA एट सेंटर। अब लगाओ सेंट्रल थ्योरम डबल एंगल वाला। तो सेंटर वाला एंगल देयरफॉर एंगल COA कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। किस एंगल से? जो कहां बन रहा है? सरकमफ्रेंस पर। नहीं आ रहा समझ में? ये वाला सेंटर वाला एंगल अपने सरकमफ्रेंस वाले एंगल से कैसा हो जाएगा? डबल। दिस इज डबल। तो ये है डबल एंगल थ्योरम। ठीक है, दो हुए, दोनों इक्वेशन जोड़ दीजिए। ऐड 1 and 2। तो क्या क्या होगा देखो, एंगल AOC प्लस एंगल COA, राइट पार्ट एक साथ इज इक्वल टू लेफ्ट एक साथ, 2 टाइम एंगल ADC प्लस 2 टाइम एंगल ABC। हाँ ये पहचानो, देखो एंगल AOC प्लस COA कितना होगा? ध्यान से देखो, AOC ये एंगल दिखा प्लस एंगल COA ये एंगल, तो ये पूरा घूम के इतना कितना हो गया? ये 360। तो इसका सम कितना हो गया? 360। इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन, ADC ABC, ये 2 नीचे ले आओ। तो अब देखो, दिस इज एंगल ADC, दिस इज ABC। ADC कौन सा एंगल है? पहचानो, ADC A और C के बीच बनने वाला एंगल D। तो इसको मैं शॉर्टकट में एंगल D लिख लूं। ABC A और C के बीच बनने वाला एंगल B, तो इसको शॉर्टकट में एंगल B लिख लूं। और ये कितना आ गया? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो आया समझ कि नहीं आया? हो गया? तो हमने ये अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूव कर लिया? 180। ठीक है, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्वाड्रिलेटरल में। यहां पर लिख रहा हूं ना, जगह कम है। देखिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है? 360। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल B प्लस एंगल D कितना बना चुके हैं हम? तो इन दोनों के सम की जगह क्या लिख सकते हैं? 180। ये आप चाहें तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D और एंगल B ना, एंगल A प्लस एंगल C और B और D साथ में लिख लेते हैं ये। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 उधर माइनस हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल C 360 माइनस 180, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। हो गया? तो दोनों अपोजिट एंगल हमने 180 प्रूव कर लिया। तो दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इस तरह इसका प्रूव हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए यहां तक।